अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है प्रशांत सर की वीडियो वेलफेयर की, नेपाल गोइंग इन फैक्ट ऑफ ग्रे लिस्ट, कैन इंडिया सेव नेपाल, कि क्या इंडिया बचा सकता है उनको ग्रे लिस्ट में जाने से। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। नेपाल बहुत ही जल्द हो सकता है आपको FATF की ग्रे लिस्ट में दिखे, वही ग्रे लिस्ट जहां पर लंबे समय तक पाकिस्तान एक मेंबर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ही रिपोर्ट्स ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को $30 बिलियन से भी ऊपर का नुकसान हुआ है। और वैसे अगर हम देखें तो नेपाल रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है नेपाल देश। नेपाल में रिसेंटली चुनाव हुए और चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई सरकार बन नहीं पाई, मगर अंत में जो कम्युनिस्ट यहाँ पर लीडर थे सब इकट्ठा हो गए और एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नेपाल में बन गई। आज के समय आप अगर देखो तो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर है प्रचंड, जो बताया जाता है कि प्रो चाइना KP ओली की मदद से अपनी सरकार चला रहे हैं। और आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि नेपाल चाइना रिलेशंस को एक बड़ा बूस्ट मिला है, मगर इंडिया और US वेरी है, मतलब कि काफी केयरफुल है कि अब नेपाल में कैसी सरकार बनेगी। तो जैसे ही नेपाल में चुनाव कंप्लीट होते हैं और एक प्रो चाइना रिजीम आ जाती है काठमांडू में, FATF का इशू अब नेपाल के सामने खड़ा हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल एंटी टेरर बॉडी FATF में ग्रे लिस्ट नेपाल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये हो सकता है कि आपको फरवरी महीने में ही दिख जाए इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट, और ये नेपाल की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक होगा। नेपाल की इकोनॉमी शायद इस झटके से रिकवर ना कर पाए बहुत लंबे समय तक ना। ऑब्वियसली आप यहाँ पर पूछोगे मगर नेपाल ने क्या गलत किया है, नेपाल में कौन सी टेररिस्ट की फाइनेंसिंग होती है, नेपाल में कौन सा यहाँ पर इशू है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। अनअकैडमी में यूजुअली डिस्काउंट होता है 10% का, मगर सिंस नया साल स्टार्ट हो चुका है तो अनअकैडमी की अब तक की सबसे बड़ी सेल हो चुकी है एक्टिव। फ्लैट 23% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी कोर्सेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा UPSC कॉम्बो का। यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक UPSC कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर UPSC प्रीलिम्स मेंस के साथ ही साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी होती है। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो वैसे ही आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का, जो लास्ट करेगा 6 जनवरी तक। 6 जनवरी के बाद ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा। तो लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 1-2 साल का, आप आराम से रुककर प्रिपेयर करना चाहते हैं UPSC के लिए, तो जो 12 या 18 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। और सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और 6 जनवरी से पहले सेव अ लॉट ऑफ मनी। ना ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या नेपाल जेन्युइनली ग्रे लिस्ट में जाएगा FATF की। वैसे जो लोग इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज्ड हैं कि FATF है क्या, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं ये दे दूं। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है जो आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। बना था ये 1989 में और फिर 2001 के आसपास इस ग्रुप ने आतंकवाद पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और तब से हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप की 2 लिस्ट तैयार हो चुकी है, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। जो भी देश है जहां पर गलत तरीके से आप काले धन को कन्वर्ट कर सकते हो सफेद धन में, और साथ ही साथ वो पैसा आतंकवादी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उन कंट्रीज को पनिश करने का, दंडित करने का काम करता है FATF। और इनका दंड देने का तरीका यह है कि या तो ये एक देश को डालते हैं ब्लैक लिस्ट में या डालते हैं ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में सैंक्शंस बहुत जरा कड़े होते हैं, देश को होता है काफी नुकसान। ग्रे लिस्ट में सैंक्शंस थोड़े से लाइट होते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में आप अगर देखो FATF की तो 2 देश आपको मिलेंगे प्राइमरली, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान। ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये सब देश आपको मिलेंगे FATF की ग्रे लिस्ट में।
पाकिस्तान आप सबको पता होगा अब FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं रहा। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान हटे, शहबाज शरीफ पावर में आए, अचानक से FATF की मीटिंग होती है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है। मगर यहाँ पे आप देखोगे कि आज भी नेटो मेंबर तुर्की, जी हाँ, टर्की का जो ऑफिशियल नाम है ये चेंज हो चुका है। अब टर्की खुद को बुलाना पसंद करता है तुर्की। तो तुर्की यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा युगांडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट, साउथ सुडान, ये सारे देश आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में हैं और कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को इससे लॉस भी हो रहा है। और ये जो लिस्ट है इसमें पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द नेपाल भी ऐड हो जाए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल में तो मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही होगी, आतंकवाद की फाइनेंसिंग नेपाल में कहां से होगी, तो मैं आपको बता दूं आतंकवाद की फाइनेंसिंग का भी इशू है नेपाल में। और आप में से कई लोग जान के हैरान होंगे कि यह पहली बार नहीं है नेपाल के इतिहास में जब नेपाल जा रहा होगा FATF की ग्रे लिस्ट में। इससे पहले 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल तक नेपाल रहा था FATF की ग्रे लिस्ट में, और तब उस वक्त इंडिया ने नेपाल की हेल्प करी थी। इंडिया की मदद से नेपाल ने कानून बनाए अपने देश में जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिंडिकेट है इसको कंट्रोल किया, और तब जाकर नेपाल ग्रे लिस्ट से बाहर आया था। मगर पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि नेपाल में ऐसी सरकारें बनी हैं जिनका एंटी इंडिया स्टांस रहा है। इंडिया के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो, KP ओली एक बहुत ज्यादा एंटी इंडिया नेपाली प्राइम मिनिस्टर थे, और KP ओली के टाइम में आप ये भी बात नोटिस करोगे कि USA ने यह भी वार्निंग दी थी कि इंडियन मुजाहिदीन जो एक आतंकवादी संगठन है जो काफी बार इंडिया को कर चुका है टारगेट, इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन कहां चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, नेपाल में। और ये स्टेटमेंट भारत की नहीं है, ये स्टेटमेंट USA ने अपनी इंटेलिजेंस से खुद दी थी कि नेपाल इज नाउ द बिगेस्ट ऑपरेशन हब ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। और ना सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन, बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ऑपरेशंस आज के समय नेपाल में चल रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि नेपाल में जो कानून है ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। उसके अलावा जो लॉस की इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड में, वो कानून प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे। उसकी वजह से आज के समय नेपाल में बहुत आसान है कि किसी भी बैंक में ना आप गलत तरीके से काले धन को कन्वर्ट कर दो सफेद धन में। हाल ही में नेपाल में कई बैंक पकड़े भी गए ये काम करते हुए, गलत तरीके से टैक्स चोरी करके बिल्कुल काले धन को ये कन्वर्ट करते हैं सफेद धन में। फिर वो सफेद धन आप कैसे भी यूज कर लो, किसको भी दे दो। काफी बार ये सफेद धन आतंकवादी संगठन अपने लोगों को फाइनेंस करने के लिए भी करते हैं। तो इसलिए नेपाल की एंट्री मैं कहूंगा FATF में ऑलमोस्ट 80% कन्फर्म है। 20% कुछ पता नहीं होता, लास्ट मोमेंट पर कुछ एक इशू निकल जाए, यू नेवर नो। मगर 80% में कहूंगा कि चांसेस हैं कि नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है नेपाल भी पाकिस्तान की तरह कुछ कानून पास कर लेगा और बच जाएगा, देखो बाद का तो मुझे पता नहीं, मगर एक बार को नेपाल इस लिस्ट की शक्ल देख लेगा। क्योंकि इस लिस्ट में ना अभी जो रिसेंट मीटिंग होने वाली है FATF की, वहां पर नेपाल की जो December 15 की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से जज किया जाएगा कि ये ग्रे लिस्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर मान लो कल सुबह उठ के सारे नेपाल के लीडर पार्लियामेंट में जाकर कानून पास करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी कुछ इसका असर होगा नहीं। क्योंकि FATF कहेगा कि December 15 तक जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप FATF की ग्रे लिस्ट में जाओगे या फिर नहीं। और ऑब्वियसली नेपाल जैसे ही जाएगा ग्रे लिस्ट में, नेपाल की इकोनॉमी पे होगा इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। पहली बात तो नेपाल में इन्वेस्टमेंट अपने आप और ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कम होगी। फिर देखो नेपाल को जो लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, नेपाल की सरकार जो खुद बॉन्ड इशू करना चाहती है, कहीं से भी उधार नहीं आएगा। इसका वैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि नेपाल और ज़्यादा निर्भर हो जाए चाइना पर, चाइना से और ज़्यादा ये लोन मांगे। बट वो डिपेंड करता है कि चाइना लोन देने को तैयार होता भी है या नहीं। मगर हर तरफ से आप देखोगे नेपाल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। और याद रखिएगा नेपाल के पास UAE, सऊदी अरेबिया जैसे मित्र मुल्क देश नहीं है जो लगातार इनको 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर देते रहें ताकि इनके विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े बहुत फ्लोट करते रहे हवा में। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत नेपाल को बचा सकता है? देखो मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि देखो आप अगर FATF के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट देखो, FATF के टोटल 39 मेंबर हैं।
इन कंट्रीज को हम कहते हैं वाइट लिस्ट कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर कानून के हिसाब से कोई मनी लॉन्ड्रिंग बड़े स्केल पर नहीं हो रही, जिसका पैसा अल्टीमेटली जा रहा है आतंकवादियों के हाथ में। और आप देखोगे इस लिस्ट में आपको चाइना और इंडिया दोनों मिलेंगे। तो एक बार को इंडिया और चाइना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे नेपाल यहाँ पर बच जाए, बट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पहली बात तो वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को लेकर खुश नहीं होंगी कि नेपाल में एक प्रो चाइना गवर्नमेंट बन चुकी है। फिर उसके बाद देखो बिल्कुल नेपाल में टेरर फाइनेंसिंग का इशू है, ये बात भी यूएसए इग्नोर नहीं कर पाएगा। यूएस खुद कह चुका है इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नेपाल में। तो यूएसए और यूएसए के मित्र मुल्क इतने सारे हैं यहाँ पर कि इंडिया चाहकर भी नेपाल को शायद ना बचा पाए। अगर नेपाल बचेगा तो एफएटीएफ की अगर मान लो कुछ टेक्निकलिटी हो गई कि इस बार नहीं, अगली मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे नेपाल को, या फिर और इनको एविडेंस चाहिए और प्रूफ चाहिए, वो अलग बात है। अगर एफएटीएफ ने ऐसी कुछ बात कर दी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर प्रोसीजर जैसे चलता है वैसा चला तो नेपाल बिल्कुल आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दिखेगा। नाउ यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए नेपाल को बचाने के लिए फ्रॉम एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, या फिर आप मानती है कि नहीं, नेपाल में आज के समय कम्युनिस्ट इतने ज़्यादा पावर में आ चुके हैं कि नेपाल को अगर हम हेल्प भी करेंगे तब भी नेपाल एंटी इंडिया रहेगा? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सर भाई वीडियो की ख़त्म। तो मैं कहता हूँ कि इंडिया को भाई नेपाल की, मैं कहता हूँ नेपाल और इंडिया एक चीज़ ही है, वो सपोर्ट करती थी इंडिया। जब से वो कहते हैं अब हुकूमत आई है वो एंटी प्रो चाइना है, तो ये भी बात हो सकती है कि इंडिया उसकी ना सपोर्ट करे, तो इसलिए भी वो ग्रे लिस्ट में इंडिया के लिए ये खतरे की घंटी भी हो सकता है कि अगर नेपाल में प्रो चाइना गवर्नमेंट बन रही है, जिस तरह पाकिस्तान बन चुकी है भाई, तो बन की है ना, तो उसके लिए जारी बात है बड़ा वो उसका हमसाया मुल्क है, और फिर उसमें एफएटीएफ के लिए मैं तो कहता था इसकी तो शरत भी नहीं है, आते जाते हैं इंडियन और नेपाल के आदमी, कोई मैं वीजे की इतना बड़ा ऑप्शन नहीं था। जो मैं सुनता था खबरों में और वीडियो में देखता था, कई आदमी जाते हैं नेपाल में, वो शाम को आ भी जाते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं था। तो ऐसे हालात प्रो चाइना हुकूमत बनना ये बहुत बढ़िया। चाइना भाई हर जगह पर ना टांगे अड़ा रहा है अपनी, हर जगह हर तो भाई वो एक छोटा सा तो मुल्क था, उसने ऐसे टांगे अड़ा कर इतना बड़ा कंट्री बनाया है ना चाइना ने। नहीं, चाइना शुरू से बड़ा था या छोटा था, लेकिन छोटा था, उन्होंने दूसरों के जमीनों पर कब्जा के वो एक बड़ा मुल्क बनाया। मेरे ख्याल में भी इंडिया को उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेपाल की असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। मेरा भी यही कहना है कि भाई इंडिया को चाहिए कि नेपाल को भाई, वो कह रहे थे प्रशांत सर, वो इंडिया चाहेगा भी तो वो उसके अपनी कोई मदद नहीं चांस बहुत कम है, क्योंकि प्रो चाइना एक तो गवर्नमेंट है उधर, और दूसरी अब जो उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी फैटफ की, वो 15 दिसंबर की या नेक्स्ट 2023 की शायद बात कर रहे थे। तो तब तक, बल्कि नहीं मीटिंग नहीं, तब तक वो रहेंगे उनकी लिस्ट में कि ये कितने स्टेप्स लेते हैं अपने आप को इस लिस्ट में से निकालने के लिए। अगर वो उनके जितने निकात हैं जिस तरह पाकिस्तान ने पूरे किए, लेकिन पाकिस्तान का अजीब ही था, एक सिनेरियो बन गया कि जब इमरान के उतरे हैं मसनद से, उस वक्त पाकिस्तान को फैटफ की लिस्ट, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। ये भी मैं तो कहता हूँ इसमें भाई अमेरिका का बड़ा हाथ है, और सारा उसके अंडर ही होता है, अमेरिका के अंडर। ये जो उसको हो रहा है प्रो चाइना हुकूमत बनी है, तो ये भी हो सकता है ना कि अमेरिका के कहने पर वो ग्रे लिस्ट में लगा रहे हो। ये भी हो सकता है। अमेरिका का बड़ा असर होता है भाई हर खित्ते पे हर जगह, वो जहाँ जाता है वहाँ भाई पाबंदियां लगा देता है, जो चाहता है वो उधर करवा लेता है। अभी ईरान और नॉर्थ कोरिया को उन्होंने सिर्फ 2 मुल्क हैं जो ब्लैक लिस्ट में, तो मैं सोचता हूँ जो नॉर्थ कोरिया फिर वो तो एक जेल ही होगा। ऐसे ही है बात भाई, क्योंकि उधर जो है डिक्टेटरशिप पर टोटली, मैंने उनके रूल्स पढ़े थे उनके मुल्क के, आप उधर है अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, आप उधर अपनी मर्जी से रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते। जब वो बरसी होती है ना, वो उनके जो बड़े हैं माऊ शाऊ जो भी हैं, तो उस वक्त सबको रोना पड़ता है, अगर चाहे नहीं भी रोना आ रहा उनको रोना पड़ता है। हाँ जी, बड़े सख्त कानून, बहुत सख्त कानून है उधर से। समझ लेकिन जो उधर पैदा हो गया ना, उधर से निकलना, बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। जो उनके जो हैं वजीर आजम क्या सदर है, उसका नाम क्या है, जी पिंग, क्या उनका है किम जोंग।
कोई किम जोंग उन उसके बहुत सख्त कानून है भाई वो। और भाई उनकी तीसरी नस्ल है, वही हुकूमत उधर करते आ रहे हैं। और उधर मैं सदारती जब किस्म का बहुत निज़ाम है, लंबे dictatorship अरसे है। बहुत लंबे अरसे से वो एक ही अकेला हुकूमत किए जा रहा है। वही है ना उनकी, वो अब उसके औलाद में से कोई आ जाएगा। उन्होंने सख्ती इतने कर दी है, चीज़ को इतना आपने कंट्रोल कर लिया है कि उधर एक किस्म का समझ लगे जेल खाना है, इतना बड़ा मुल्क होना क्या चाहिए। आपकी आपकी क्या ख्वाहिश है कि इंडिया क्या सपोर्ट करेगा नेपाल की? मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया को करना चाहिए। अच्छा। एक तो हमसाया के भी कुछ अच्छा, होते हैं। प्रो चाइना हुकूमत होते हुए भी आप कह रहे हैं कि इंडिया भाई साथ उधर देगा? हिंदू भी बड़े बसते हिंदू हैं। का ही है ना वो, हिंदू। मतलब नेपाल दूसरा हिंदू का देश है। हिंदुइज्म का तो मैं मतलब इसलिए भी कहते हैं कि भाई उधर मदद करनी चाहिए इंडिया वालों के। यार हमारे यहाँ जाना मजहब को ज्यादा प्रमोट नहीं, समझा ये जाता है, करीबी जो हमसाया लेकिन है। उधर इतना नहीं होता। ये कि उनके उधर ये होता है कि आप इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या इंसानियत के लिए सही कर रहे हैं, तो फिर आपको सपोर्ट करना नहीं, चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि एंटी प्रो चाइना हुकूमत बने और तो इंडिया सपोर्ट करे, इंडिया सपोर्ट करे। नहीं हो सकता, लेकिन करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो करना चाहिए, क्योंकि तो मेरा भी ख्याल है कि इंडिया को मदद करनी हिंदुइज्म है चाहिए। उधर उधर ये नेपाल वजह को है। एक गरीब मुल्क चला है। जाए, ये तो इंडिया के अपनी इंटर मामलात हैं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं, अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि हमको उनको किस तरह करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।